सबा एक आम लड़की थी। हर एक से मुस्कुरा कर बात करती थी, सबके साथ घुल मिल कर रहती थी। सुबह कॉलेज जाती और कॉलेज से सीधा घर आ जाती। कॉलेज के बाहर रोज एक लड़का आता, कभी किसी दुकान पर बैठकर कॉलेज से निकलने वाली लड़कियों को देखता, तो कभी बाइक पर। सबा दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो अबाया पहनती थी, अच्छी तरह स्कार्फ लेती थी और दूसरी लड़कियों के बरक्स वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। अपनी नज़रों की हिफाजत करना उसे अच्छे से आता था। सबा का भी कॉलेज के सामने वाली दुकान पर कभी कभार आना जाना होता था। वो लड़का भी उसी दुकान पर बैठा होता था, लेकिन सबा ने कभी उस लड़के जिसका नाम अनस था को आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही अनस ने कभी सबा पर ध्यान दिया। उसका सारा ध्यान कॉलेज से निकलने वाली दूसरी लड़कियों पर होता था जो गले में दुपट्टा डाल कर आती थी। एक दिन सबा अपनी दोस्त के साथ दुकान पर थी। अनस भी दुकान पर बैठा था और कॉलेज के गेट की तरफ मुतवज्जा था। सबा ने दुकान से कोई चीज़ लेकर पैसे दिए और बाकी पैसे वापस लेने के लिए इंतज़ार करने लगी। इसी असना में अनस की निगाह सबा पर पड़ी। उसने एक सताइश भरी निगाह से सबा को देखा और फिर दोबारा सामने देखने लगा, जहां एक लड़की अपने गले का दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब वो लड़की अपना दुपट्टा ठीक करके कॉलेज में चली गई तो वो फिर एक बार सबा को देखने लगा। दुकानदार ने अपने हाथ में पैसे कुछ इस तरह पकड़े हुए थे कि पैसे लेते हुए सबा का हाथ उसके हाथ से जरूर मिस होता, लेकिन सबा ने बहुत एहतियात से उससे पैसे लिए। अभी सबा मुड़ने ही लगी थी कि वो उठा और दुकानदार को उसकी हरकत की वजह से गुस्से में कुछ कहने लगा। दुकानदार ने शर्मिंदा होकर सबा से माजरत कर ली। सबा ने उस दिन पहली बार अनस को देखा था। सबा के दिल में अनस के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी कि चलो हमारे मुआशरे में कम से कम ऐसे मर्द तो हैं जो औरत की इज्जत करते हैं। आने वाले दिनों में सबा का जब भी वहां से गुजर होता, अनस सिर्फ मुस्कुराकर सबा को देखता और फिर नजरों का रुख मोड़ लेता। कभी सबा दुकान पर आती तो सिर्फ सलाम कर लेता, जिसका सबा जवाब दे देती। गुजरते वक्त के साथ सबा उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगी। सबा की नज़रों में अनस एक अच्छा लड़का था जो औरत की इज्जत करना जानता था। उसने कभी सबा से कोई बात नहीं की, कभी नंबर नहीं मांगा, कभी उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन सबा जब दुकान से कुछ लेकर वापस जा रही थी, तब अनस ने सबा को कहा, मुझे आपसे शादी करनी है। मेरा इरादा वक्त गुजारी का नहीं है, बल्कि मैं आपको इज्जत के साथ अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। सबा भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। देखें, अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप मेरे वालिदैन से करें। सबा ने बस इतना जवाब दिया और चली गई। कुछ दिन बाद अनस ने सबा के घर अपना रिश्ता भेज दिया, लेकिन सबा के वालिदैन को अनस अच्छा लड़का नहीं लगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद सबा ने भी अनस के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इज्जत अपनी जगह थी। आने वाले वक्त में दोबारा सबा का अनस से सामना हुआ तो अनस ने सबा से बात करना चाही, लेकिन सबा ने कोई मौका नहीं दिया। फिर एक दिन अनस को बात करने का मौका मिल ही गया। अनस ने सबा पर दबाव डाला कि वो उसको इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहता है। अगर वो गलत लड़का होता तो नंबर मांगता, गली में चक्कर लगाता, सीटी बजाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ रिश्ता भेजा। वो सबा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। कभी न कभी तो दिल में गुबार आ ही जाता है, कोई इतना यकीन दिलाए तो एतबार आ ही जाता है। सबा उसकी इज्जत भी करती थी और अब सबा को उसकी मोहब्बत पर यकीन भी होने लगा था। बिलाखिर सबा ने अपने वालिदैन से इस रिश्ते के लिए बात की और उनको अनस के लिए राज़ी कर लिया। वालिदैन के लिए तो बच्चों की खुशी सबसे कीमती होती है, तो सबा के वालिदैन ने भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और चंद महीनों में सबा और अनस की शादी हो गई। हर लड़की की तरह सबा ने भी बहुत सारे ख्वाबों के साथ अनस के घर में कदम रखा था। सबा सारा दिन अनस के घर वालों की खिदमत में गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास सनोबर बेगम और नंद अलमास उससे नाखुश रहती थी और ससुर फवाद साहब को भी हर बात में सबा को टोकने की आदत हो गई थी। सबा ने पूरे दिल से कोशिश की कि वो अपने ससुराल वालों को खुश रखे, लेकिन शायद उसके ससुराल में कोई उससे खुश नहीं रहना चाहता था। अनस शुरू में तो सबा के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी मोहब्बत भी मांद पड़ने लगी। एक दिन सबा फवाद साहब का कुर्ता इस्त्री कर रही थी, जब दाखिली दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। सनोबर बेगम ने फौरन दरवाज़ा खोलने का हुक्म सादिर किया तो सबा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जाने से पहले वो इस्त्री को एक तरफ रखना नहीं भूली थी। दरवाज़ा खोला तो सामने फवाद साहब खड़े थे। उन्होंने आते ही चाय की फरमाइश कर दी। सबा ने कहा कि वो इस्त्री करके दे देगी, लेकिन सनोबर बेगम ने बोला, पहले चाय लाओ। सबा ने किचन में जाने से पहले अलमास को बोल दिया था कि वो फवाद साहब के कुर्ते पर इस्त्री कर दे। अलमास ने अभी इस्त्री कुर्ते पर रखी ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा और वो इस्त्री को कुर्ते पर रखा छोड़कर फ़ोन उठाने चली गई। नतीजा ये हुआ कि फवाद साहब का कुर्ता जल गया
اور الماس نے سارا الزام صبا پر لگا دیا۔ لاؤنج میں صنوبر بیگم صبا کو گالیاں دے رہی تھی۔ جب ہی انس گھر میں داخل ہوا، اس نے ماں سے غصے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سارا نمک مرچ لگا کر سنا دیا۔ ابھی صبا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ چٹاخ کی آواز کے ساتھ انس نے صبا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ صبا کی آنکھیں آنسو سے بھیگ رہی تھی، لیکن بے قصور ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، تب انس کمرے میں داخل ہوا اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے لگا، لیکن صبا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ انس نے غصیلی نظر صبا پر ڈالی اور کہنے لگا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے تم پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی پچھتاوا ہوا ہوگا تو تم غلط ہو۔ میں نے ابھی ایک تھپڑ مارا ہے، میں اور بھی مار سکتا ہوں کیونکہ میں مرد ہوں اور قرآن میں حکم ہے عورت کو مارنے کا۔ الفاظ تھے یا زہر؟ صبا کا دل چاہا کہ وہ پوچھے، کون سی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی ہے، عورتوں پر ہلکی مار کا حکم ہے، وہ بھی تب جب عورت نافرمانی کرے، اور اس نے ایسی کون سی نافرمانی کر دی جس سے وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی جتا رہا تھا؟ مگر وہ شکوہ ہی تو نہیں کرتی تھی، وہ اسی طرح سے سکتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ صبا نے اور بھی زیادہ صبر کرنا سیکھ لیا تھا، وہ ہر بات برداشت کر لیتی تھی۔ انس کے ساتھ بھی وہ پہلے کی طرح ہی مخلص تھی، البتہ تھپڑ والے واقعے کے بعد صبا کی نظروں میں انس کے لیے عزت تھوڑی سی کم ہو گئی تھی۔ انس اور صبا کے ہاں بیٹی ہوئی تو صبا بہت خوش تھی، جبکہ انس نے پہلے تو گڑیا کو لے کر بہت پیار کیا تھا، لیکن پھر اس کو دیکھ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر صبا کو دے کر چلا گیا۔ گڑیا ابھی 6 مہینے کی تھی، تب ایک دن صبا اس کو سلا رہی تھی اور انس صوفے پر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ صبا بھی گڑیا کو سلاتے ہوئے ایک نظر ٹی وی پر ڈال دیتی، جہاں ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر دینے کی خبر چل رہی تھی۔ کتنے بے رحم ہیں آج کل کے لوگ، معصوم بچیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ صبا نے اداسی سے کہا، اس میں لوگوں کا کیا قصور، تم لڑکیاں ہی بے حیا ہو۔ انس آ کر صبا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ صبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پتہ ہے صبا، جتنا چھوٹا آپ کا ڈریس ہوگا آپ اتنے ہی ماڈرن کہلاؤ گے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ زیادتی لڑکیوں کے ڈریس کی وجہ سے ہے؟ اور نہیں تو کیا، تم لڑکیاں ہی کیپری ٹائٹس اور کھلے گلے والے کپڑے پہن کر باہر آتی ہو، تم خود اپنے آپ کو پلیٹ میں ڈال کر پیش کرتی ہو، تو لڑکے کیوں مزہ نہ کریں؟ اگر لڑکیاں بے حیا ہیں تو آپ اپنی آنکھ نیچی رکھ لیں۔ قرآن میں لڑکیوں سے پہلے لڑکوں کی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ ہر بار آدم کا بیٹا ہی غلط نہیں ہوتا، ہوا کی بیٹی بھی غلط ہے۔ ہر بات میں آدم اور ہوا کی ہی مثال کیوں؟ اگر ہم لڑکیاں ہوا کی بیٹیاں ہیں تو ہم آدم کی بیٹیاں بھی ہیں۔ یوسف اور زلیخا کی بات کریں نا، ہاں تو تم خود ہی دیکھ لو نا، زلیخا بھی عورت تھی۔ اگر زلیخا عورت تھی تو یوسف علیہ السلام بھی تو مرد تھے، تو پھر اللہ کے رسول نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ زلیخا نے بھی تو خود کو پیش کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے کیوں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس کو؟ انس لاجواب ہو گیا تھا۔ آج کے دور میں مرد نکاح کے لیے عورت کی عمر تو دیکھتا ہے، لیکن زنا کے لیے نہیں دیکھتا۔ معصوم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ صبا کے دل میں انس کے لیے عزت کم ہو رہی تھی۔ انس کی سوچ ہی ایسی تھی، کیوں کرتی ہو تم لڑکیاں نامحرم سے باتیں؟ نامحرم سے محبت کرنا ہی نہیں، بات کرنا بھی غلط ہے۔ انس باضد تھا، تم لڑکے کرتے ہو یہ سب، پہلے بھروسہ جیتتے ہو پھر بات بڑھاتے ہو۔ اگر ہم لڑکیاں پھر بھی منع کریں تو اپنی پریشانیوں کی لمبی فہرست سنا کر ہمدردی لوٹتے ہو، پھر محبت کا یقین دلاتے ہو، اور جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو دن رات باتیں کر کے اپنی ہوس پوری کرتے ہو۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تم لڑکیاں ہو ہی اسی قابل۔ تمہارے کالج میں بھی ایک لڑکی آتی تھی، ثنا نام کی، مجھ سے میسیجز پر بات بھی کرتی تھی۔ میں اس کو کہتا تھا کہ کالج کے باہر دوپٹہ ٹھیک کیا کرو، اور وہ روز یہی کرتی تھی۔ انس کے الفاظ خنجر کی طرح تھے، تو اسی سے کر لیتے شادی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے غلط انسان سے محبت کر لی تھی، جس کی سزا اسے بھگتنی ہی تھی۔ ثنا اس لائق ہی نہیں تھی کہ اس سے شادی کی جائے۔ میرے مجبور کرنے سے وہ اپنی نمائش کرتی تھی، تو میں کیوں کرتا اس سے شادی؟ ایسی لڑکیوں سے صرف مزے لیے جاتے ہیں، ان کو بیوی نہیں بنایا جاتا۔ بیوی تم جیسی لڑکیوں کو بنایا جاتا ہے جو سیدھی شریف ہوں۔ اب صبا کے دل میں نہ انس کے لیے عزت تھی اور نہ محبت۔ صبا کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، بے یقینی تھی۔ میں تو پریشان ہوں، میرے گھر بیٹی پیدا کیوں ہو گئی؟ پتہ نہیں اب یہ کتنے لڑکوں سے فون پر بات کرے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی یہ میری عزت کا۔ انس اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جاتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا، جس کی وجہ سے گڑیا اٹھ کر رونے لگی، لیکن صبا گڑیا کو چپ نہیں کروا رہی تھی۔ وہ بس گڑیا کو روتا دیکھ رہی تھی۔
कि अब उसे सारी जिंदगी रोना था। मर्द की दी हुई इज्जत ही औरत का सर का ताज होती है। अगर इज्जत ही नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे मर्द किसी भी औरत को इज्जत नहीं दे सकते। अनस कमरे से जा चुका था। गुड़िया अभी तक रो रही थी, लेकिन सबा यूं ही गुमसुम बैठी सोच रही थी कि अब वो क्या करे। काफी सोचने के बाद सबा ने फैसला कर लिया कि वो अब अनस के साथ नहीं रहेगी। वो तलाक ले लेगी और वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन वो अपने घर कैसे जा सकती थी? उसके वालिदैन तो पहले भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। सबा ने काफी जिद करके उन्हें मनाया था। क्या अब वो तलाक लेकर अपने वालिदैन के सामने जा सकती थी? नहीं। सबा को अपना फैसला बदलना पड़ा। वो तलाक लेकर कहाँ जाती? उसके वालिदैन को कितना सदमा पहुंचता इस सब से। बेटियों को अपने से पहले अपने रिश्तों की फिक्र होती है। सबा भी एक बेटी थी और सबा की भी एक बेटी थी। वो गुड़िया को कैसे संभालेगी? उसके जहन में बहुत से सवालात थे जो उसको परेशान कर रहे थे। उसने सोच लिया था कि अब वो अनस को बदलने की कोशिश करेगी। क्या पता बेटी की मोहब्बत अनस को अच्छा इंसान बना दे। क्या पता अनस गुड़िया की वजह से बदल जाए। कुछ देर बाद जब अनस कमरे में आया तो गुड़िया दोबारा सो चुकी थी, लेकिन सबा घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठी थी। अनस के आने पर सबा ने चेहरा भी नहीं उठाया। अनस कदम कदम चलता उस तक आया। सबा को पता था कि अनस माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना तो वो उसको जानती थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि क्या पता वो उसको मनाए। अनस जब सबा के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहने लगा, चलो अब कोई बात नहीं, उदास नहीं हो। मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई है और मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम बस मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा। सबा ने नज़रें उठाकर उसको देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं था। वो बस बोल रहा था, तुम मुझे सॉरी बोल दो। अब मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ कि तुम्हें माफ़ तो कर ही सकता हूँ। बोल दो सॉरी। सबा का दिल चाहा कि उससे पूछे, कौन सी मोहब्बत, कहाँ की इज्जत, जिसमें सामने वाले को नीचा दिखाकर माफ़ी मांगने को बोला जाए। वो कैसी इज्जत होती है? वो हर चीज़ से बेनियाज बोल रहा था, सबा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं बहुत बर्दाश्त वाला हूँ सबा। मुझे तुम्हें मारना अच्छा नहीं लगता मेरी जान। मुझ में अना नहीं है, मुझ में बहुत ज़र्फ है। बस तुम एक बार माफ़ी मांगोगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। तुम उदास तो नहीं हो यार? ये अल्फाज थे या सूर जो उसके कानों में फूंके जा रहे थे। कहाँ का ज़र्फ जिसमें उसे नीचा दिखाया जा रहा था। वो अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे माफ़ी मांगने को कह रहा था और बोल रहा था कि उसमें अना नहीं है। उसने इतना सब कुछ कह दिया था कि अब अगर हाथ भी उठा लेता तो कौन सी बड़ी बात थी। उसने सबा के हाथ अपने हाथों में लिए, लेकिन आज सबा को उसके लम से जलन हो रही थी, उसकी नज़रों से घिन आ रही थी। वो बहुत सब से उसको सुन रही थी और वो बोले जा रहा था, देखो इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ और तुम भी नहीं हो। पता नहीं मुझसे पहले तुमने और कितने लड़कों से बात की हो। मुझसे तो तुम करती थी ना बात जब मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने इससे ज़्यादा किसी के साथ कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो खुद को प्लेट में रख कर पेश करती हैं, और काफ़ी से मैं मिल भी चुका हूँ। सबा की आंख से कुछ गिरा था, शायद कुछ पानी जैसा, शायद आंसू। वो उसको देखते हुए बोल रहा था, अरे तुम रो नहीं, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, जब भी तो तुमसे शादी की, और देखो मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, तुम पर कितना भरोसा करता हूँ, और अब तो हमारी एक बेटी भी है। वैसे होना तो बेटा चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझ में बर्दाश्त है यार। चलो अब तुम उदास नहीं हो, बस सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो मुझसे। सबा ने अपने हाथ खींचना चाहे, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो जो समझ रही थी कि वो इसको बदल देगी, अब उसको यकीन हो गया था कि अनस जैसे इंसान को बदला नहीं जा सकता। मुझे तलाक चाहिए। वो जो समझ रहा था कि सबा माफ़ी मांगेगी, ये जुमला सुनकर तैश में आ गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ सबा के चेहरे पर मारा। एहसान फरामोश, एक तो इतनी मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, इज्जत रास नहीं आ रही तुझे। वो एकदम सबा पर ठाड़ा था, मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। वो भी जैसे फट पड़ी थी, जा, नहीं देता तलाक क्या कर लेगी? कितनी बार कहा है इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, फिर भी नाशुक्री कर रही है। देख ली मैंने इज्जत, देख ली मोहब्बत, मुझे तलाक चाहिए। वो सबा को बुरी तरह मारने लगा। सबा इसको रोक भी ना सकी। जब उसकी रूह को सुकून नहीं मिला तो उसने मासूम गुड़िया पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन इस बार सबा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो एक बीवी होने के साथ माँ भी थी और उसे गुड़िया की हिफाजत करनी थी, चाहे उसको नुकसान पहुंचाने वाला उसका बाप ही क्यों ना हो।
वक्त गुजरने के साथ सबा अपने वालिदैन के घर आ गई। सबा की वालदा तो उसी दिन हार्ट अटैक से चली गई जिस दिन उन्होंने सबा के मुंह से सारी हकीकत सुनी। अनस ने सबा को तलाक नहीं दी तो सबा ने कोर्ट में केस करके खुला ली। सबा के वालिद बहुत ज़ईफ थे। उन्होंने सबा की शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दी। सबा शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वालिद की जिद के आगे हार मान गई। गुड़िया अभी 1 साल की थी जब सबा ने दुल्हन बनकर वाजिद के घर में कदम रखा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में कोई ख्वाब, कोई उम्मीद नहीं थी। ये वाजिद की पहली शादी थी और सबा के बारे में वो सब कुछ जानते हुए भी कि ये उसकी दूसरी शादी है, उसने हाँ कर दी थी। वाजिद हमेशा सबा के साथ अच्छा सलूक करता, गुड़िया का भी बहुत ख्याल रखता था, उनकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन फिर भी सबा डरी डरी रहती थी कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो वो भी अनस की तरह उसको मारेगा, उस पर चीखेगा, उसको जलील करेगा। लेकिन वाजिद ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। वाजिद की वालदा का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इस अरसे में उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सबा वाजिद पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन वाजिद ने कभी नहीं बताया कि वो क्या सोचता है। उसने कभी नहीं कहा कि वो सबा की इज्जत करता है या उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत और इज्जत ऐसी चीज़ें हैं जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती बल्कि अमल से ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर सबा से कोई गलती होती तो वो प्यार से समझा देता था। वो सबके सामने सबा को नहीं टोकता था बल्कि अकेले में नरमी से नसीहत करता था। फिर एक दिन अल्लाह ने सबा को एक और मासूम कली अता की। वाजिद ने जब पहली बार उसको गोद में लिया तो उसे बच्ची पर बहुत प्यार आया और वो उसे चूमने लगा। गुड़िया अब 3 साल की थी, वो भी करीब ही खड़ी वाजिद को देख रही थी जो शफकत से अपनी बेटी को चूम रहा था। सबा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसे लगा कि अब वाजिद गुड़िया से मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाजिद ने गुड़िया को अपने करीब बुलाया और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, आज से मेरी 2 बेटियां हैं। सबा का दिल चाहा कि वो सजदे में सर रख कर बहुत रोए। ये उसके सब्र का सिला था कि उसको लगा कि अब उसकी बेटी बेसहारा नहीं रहेगी। वक्त के साथ सबा वाजिद की बहुत इज्जत करने लगी और शायद मोहब्बत भी। वाजिद भी शायद अब सबा से बहुत मोहब्बत करता था और इज्जत भी, लेकिन उसने कभी अनस की तरह जताया नहीं। इस अरसे में अनस ने भी 2 शादियां कर ली थी, जिनमें से एक तलाक हो चुकी थी और दूसरी का अभी कोर्ट में केस चल रहा था, क्योंकि अनस किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता था और कोई उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। एक दिन सबा और वाजिद एक होटल में बैठे थे। वाजिद खाना ऑर्डर कर चुका था जब भी उनकी टेबल पर एक शख्स कुर्सी खींच कर बैठा। सबा का दिल जोर से धड़का था। वाजिद नासमझी से उस शख्स को देख रहा था, जबकि सबा की आंखों में खौफ था। सबा, मिलवाओगी नहीं क्या तुम मुझे अपने इस नए आशिक से? अनस ने उसे देखते ही तंजिया कहा था, मेरी बीवी से तमीज़ से बात करें आप। वाजिद ने तंबीहा की, ओहो बीवी, तुमने दूसरी शादी कर ली, चलो अच्छा किया। अनस ने हैरान होते हुए कहा, फिर वाजिद की तरफ देखकर बोलने लगा, ये मेरी पहली बीवी है, इससे मैंने बहुत मोहब्बत की, इसको हर चीज़ दी, लेकिन इसे मेरा प्यार रास नहीं आया शायद। वैसे तुम्हारे साथ तो खुश है ना ये? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसी लड़कियों का एक शोहर से दिल नहीं भरता। मुझे छोड़ दिया इसने, क्या पता तुम्हें भी छोड़ दे। ज़रा ध्यान रखना कहीं किसी और के साथ चक्कर। वाजिद उसकी बात काट कर कहने लगा, सबा मेरी बीवी है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इसके बारे में एक भी बेहुदा बात नहीं सुनूंगा मैं। तुम जैसे घटिया इंसान किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। इंसान की सोच बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं। अगर तुमने एक लफ्ज़ और मेरी बीवी के मुतल्लिक बोला तो कसम खा कर कहता हूँ कि यहाँ से तुम अपनी टांगों पर वापस नहीं जाओगे। सबा का चेहरा आंसू से भीग चुका था। वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। तुम कभी सुकून से नहीं रहोगी ऐसी औरत। अनस बोलने ही लगा था कि वाजिद ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सबा ने मुंह पर हाथ रख लिया। सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। वाजिद सबा का हाथ पकड़कर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अनस पीछे से गालियां दे रहा था, लेकिन वो सबा का हाथ थामे बहुत ज़ब्त के साथ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद सबा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसे ये ही लग रहा था कि अब वाजिद आकर उस पर हाथ उठाएगा, उस पर गुस्सा करेगा। चंद मिनट बाद वाजिद कमरे में दाखिल हुआ और सबा के सामने ज़मीन पर बैठकर उसका हाथ एहतराम से अपने हाथों में लिए और निहायत नरमी से पूछा, रो क्यों रही हो? सबा के आंसू में रवानी आ गई और वो सिसकियों के साथ कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि वो। वाजिद ने उसको बोलने नहीं दिया और कहने लगा, आप मेरी बीवी हैं, मेरा फ़र्ज़ है आपकी इज्जत करना, आपसे मोहब्बत करना और आपकी हिफाजत करना। मैं हमेशा अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
آپ معافی نہیں مانگیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور میں ہمیشہ آپ پر بھروسہ کروں گا۔ واجد نے بس اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس میں عزت تھی، احترام تھا، پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ لفظوں میں دکھاوا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ عمل سے محبت اور عزت ظاہر کرتا تھا۔ عزت عورت کے سر کا تاج ہوتی ہے اور آج صبا کو اس کا تاج واپس مل چکا تھا۔